हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे आज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। कल हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ उबलना शुरू हो जाए वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 5555 डिग्री सेल्सियस। यानी जो टंगस्टन होता है इस टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है, तो टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया कितना? 5555। देखो अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, लिखो पहले मेरे साथ। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड converts into gaseous state, that temperature is called boiling point. That temperature is called boiling point. Boiling point. ठीक है, that temperature is called boiling point. ठीक है, जैसे ये पानी था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी था। कल मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी होती है, आइस भी होती है। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो आप क्या बोलोगे? ये सॉलिड की स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड की स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड की स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड की स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। अब ये पानी था 0 डिग्री सेल्सियस का, मैंने इसे गर्म करना शुरू करा। गर्म करना शुरू करा। नीचे मैंने आग जलाई कुछ इस तरह से, मैंने इसको गर्म करना शुरू करा। आप देखोगे जो पानी का टेम्परेचर होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4। ऐसे 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 करके पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आग मैंने नीचे जला रखी थी। अब पानी की अपनी एक लिमिट होती है। पानी कहता है कि भाई साहब तुम मुझे गर्म कर लो, कोई बात नहीं, मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा लूंगा। तुम मुझे गर्म कर लो, मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा लूंगा, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा। पानी क्या कहता है? भाई साहब तुम मुझे गर्म कर लो, मेरी अपनी हैसियत है, मैं अपना टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता गर्म करने के बावजूद भी। तो आप देखोगे आप पानी को गर्म करते जाओगे, जब जैसे ही 100 पे पहुंचेगा आप देखोगे पानी का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। यानी अगर मान लो आपने पानी में थर्मामीटर लगा रखा था कोई, कुछ इस तरह से, तो आप देखोगे पहले पानी का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, फिर होगा 1, फिर होगा 2, ऐसे 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 पहुंच जाएगा 100 तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर। और 100 के बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो पानी कहेगा कि भाई साहब मैं अपना टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि भाई 101 भी नहीं। कहता बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता कि भाई अपनी एक हैसियत है, अपनी लिमिट है, मैं अपना टेम्परेचर 100 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने कहा कि भाई 100.1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं। पानी कहता बिल्कुल नहीं। कहता कि हालांकि मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बन सकता हूं, गैस बन सकता हूं। पानी क्या कहता है? हालांकि मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बन सकता हूं, गैस बन सकता हूं, लेकिन मैं अपना टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो आप देखोगे जैसे ही पानी 100 पे पहुंचेगा, पानी पहले 100 पे पहुंचेगा और आग नीचे से जली रही थी पहले से ही,
हमने जो गैस पहले से जला रखी थी, तो जैसे ही पानी 100 पे पहुंचेगा आप देखोगे इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। उसके बाद ये और ज्यादा हीट लेगा। गैस तो हमने जला रखी थी ना पहले से, ये उस हीट का इस्तेमाल क्या करेगा, अपने आप को गैस बनाने में इस्तेमाल करेगा। अपने आप को गैस बनाने में इस्तेमाल करेगा, गैस बनाने में इस्तेमाल कर लेगा। यानी अगर आप इसको हीट दोगे पानी को, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए, अगर आप फर्दर इसको हीट दोगे पानी को, पानी अपना टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर देगा। ये सारी की सारी हीट कहाँ इस्तेमाल कर लेगा, अपने आप को गैस बनाने में इस्तेमाल कर लेगा। और इस गैस का टेम्परेचर भी कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। एक बात ध्यान रखना, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आप कहोगे सर गैस में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। पानी लिक्विड भी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी गैस भी होता है। तो आप देख रहे हो पानी किस टेम्परेचर पर उबलना शुरू हुआ, गैस में बदलना शुरू हुआ, है ना। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, इसको ऐसे लिखो, स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट। जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गैस की फॉर्म में बदलना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर मैं पानी का आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलोगे आप, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलोगे आप, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलोगे आप, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखोगे, बीपी ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पर पानी गैस में बदलना शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर पर पानी गैस में बदलना शुरू हो जाता है। देखो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक बार बताओ, ये पानी था 100 डिग्री सेल्सियस का। क्या था ये, पानी था 100 डिग्री सेल्सियस का। आप गर्म करते करते पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आए थे ना। ये पानी था 100 डिग्री सेल्सियस पर। आपने कहा था कि अगर पानी को और ज्यादा गर्म करोगे तो पानी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। पानी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। ये पानी क्या करेगा, गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। किस में बदलना शुरू हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाली गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस वाली गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है। अगर हमने गैस पे पानी को गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को हमने गैस पे गर्म किया, तो पानी का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा। इसने गैस तो खाई, इसने हीट तो खाई, तो पानी का तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा। याद रखना, जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, जिस वक्त कोई मैटर, जैसे पानी यहां पर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, कौन से टेम्परेचर पर स्टेट चेंज कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। जिस वक्त कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, उस वक्त उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, जिस वक्त कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, उस वक्त उस मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता। उस वक्त नहीं बढ़ रहा होता। जैसे पानी क्या कर रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर अपनी स्टेट चेंज कर रहा था और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई स्टेट चेंज करने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। देखो, जो पानी था, पानी के मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं कुछ इस तरह से। पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, है ना। अब क्या होगा, ये पानी को आपने गर्म करना शुरू करा, है ना। और आपको पता है किसी मैटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इस पानी के पार्टिकल्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये इधर उधर घूम रहे होंगे किसी ना किसी स्पीड से। ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे किसी ना किसी स्पीड से, है ना। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे पानी को, तो इसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास इतनी ज्यादा
काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, जो इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप जानते हो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड के केस में बहुत कम होता है, गैस के केस में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो पानी है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि अगर हम पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी कि ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स कुछ इस तरह से। अगर ये पार्टिकल दूर दूर हो गए तो ये क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। या ऐसा कह लो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई यानी दूर दूर जाने लग गए, दूर दूर जाने लग गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो ये क्या बन गए, गैस बन गए, है ना। काइनेटिक एनर्जी गैस के पास ज़्यादा होती है, होते कि नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी गैस के पास ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है, तो इस लॉजिक से प्रूव हो रहा है कि क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे। तो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को जब गर्म किया जाए और उसके बाद भी फर्दर आगे गर्म किया जाए तो पानी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करोगे, क्या लिखोगे आप, इफ वी हीट वाटर आफ्टर रीचिंग इट एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो होगा क्या, जो पानी के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जो पानी के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जो स्पीड होगी वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ये हीट कहाँ चली गई, इन पार्टिकल्स को देखो ये हीट कहाँ जाएगी, इन पार्टिकल्स को स्पीड देने का काम आ जाएगी, इन पार्टिकल्स को क्या करने का काम आ जाएगी, स्पीड देने का काम आ जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी देने का काम आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, स्पीड, स्पीड देने का काम आ जाएगी। अगर ये हीट इन पार्टिकल्स को स्पीड देने का काम आ गई तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, या ऐसा कह लो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, है ना। तो वाटर डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बिकॉज इट यूजेस इस हीट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स and reduces the force of attraction between them, ठीक है ना, and reducing the force of attraction between them। कि पानी क्या करता है, जो हीट होती है वो उसको क्या काम करता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर पानी को गर्म करोगे तो हीट का इस्तेमाल कैसे करता है, वो इन पार्टिकल्स को क्या करने में लगा देता है, दूर दूर करने में लगा देता है, या ऐसे कह लो काइनेटिक एनर्जी देने में लगा देता है। काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, अगर दूर दूर हो गए तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, यानी वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में। किसके बारे में, टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल, देखो जैसे डिस्टेंस को नापने की बच्चों बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस को नापने की बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे कि डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, नापते कि नहीं नापते, सेंटीमीटर में नापते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस को नापने की, है ना। जैसे कि हाइट को नापने की भी आपकी बहुत सारी यूनिट होती हैं, कई लोग हाइट को सेंटीमीटर में नापते हैं, कई लोग फुट में नापते हैं, है ना। तो ऐसे ही टेम्परेचर को नापने की बहुत सारी यूनिट होती हैं। टेम्परेचर को हम जैसे किस में नापते हैं, तीन काफी फेमस यूनिट है, कौन कौन सी, केल्विन, एक होता है सेल्सियस में भी नापते हैं टेम्परेचर को, किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, और एक फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को ये मेजर करने की यूनिट होती है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों की तीनों यूनिट किन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ी। केल्विन यूनिट पड़ी केल्विन नाम के वैज्ञानिक के नाम पर,
सेल्सियस यूनिट पढ़ी, सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक के नाम पर, और एक फ़ारेनहाइट नाम का वैज्ञानिक था, उसी के नाम पर फ़ारेनहाइट यूनिट पढ़ी, है ना। तो भाई हुआ क्या कि बच्चों एक विवाद हुआ, सेल्सियस ने क्या बोला कि जिस टेम्परेचर पर बर्फ पिघलेगी उसको मैं बोलूंगा 0। जिस टेम्परेचर पर बर्फ पिघलेगी उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो बर्फ कितने टेम्परेचर पर पिघलती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। तो सेल्सियस आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0 डिग्री में? तो सेल्सियस, उसने बोला बर्फ जिस टेम्परेचर पर पिघलेगी मैं उस टेम्परेचर को मानूंगा 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन ने बोला कि भाई तू मान ले, मैं तो नहीं मानता। केल्विन बोलता है कि जिस टेम्परेचर पर बर्फ पिघलती है मैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस नहीं मानूंगा, मैं अपने नाम की यूनिट दूंगा, मैं मानूंगा उसको 273 केल्विन। कितनी मानूंगा मैं? 273 केल्विन। फ़ारेनहाइट कहता तुम मानते रहो, हम तो नहीं मान रहे तुम्हारी बात। फ़ारेनहाइट कहता कि भाई तुम मानते रहो, हम तो नहीं मान रहे तुम्हारी बात। फ़ारेनहाइट कहता कि जिस टेम्परेचर पर बर्फ पिघलेगी मैं उस टेम्परेचर को मानूंगा क्या? 32 फ़ारेनहाइट। क्या मानूंगा मैं? 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यानी यहां से पता लग रहा है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के, या फिर 32 फ़ारेनहाइट के, या फिर 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि भाई सेल्सियस ने बोला, क्या बोला सेल्सियस ने? जिस टेम्परेचर पर पानी उबलेगा, जिस टेम्परेचर पर पानी उबलेगा उस टेम्परेचर को मैं मानूंगा 100। क्या कहा सेल्सियस ने? कि जिस टेम्परेचर पर पानी उबलेगा उस टेम्परेचर को मैं मानूंगा 100 डिग्री सेल्सियस। भाई केल्विन कहता तू मानता रहे, मैं तो नहीं मानता इस टेम्परेचर को, मैं तो अपने नाम की यूनिट दूंगा। तो केल्विन ने बोला जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है मैं उसको मानूंगा 373 केल्विन। क्या मानूंगा मैं? 373 केल्विन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 373 केल्विन के बराबर है। दोनों बात एक ही की कर रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पर पानी उबल रहा है उसको सेल्सियस कह रहा है 100 और केल्विन कह रहा है 373, है ना। बात दोनों एक ही की कर रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ईश्वर है, कई लोग कहते हैं अल्लाह है, कई लोग कहते हैं राम है, सब एक ही की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इशारा एक तरफ है लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। उसको ये कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, उसी को कह रहे हैं 373 केल्विन। ऐसे ही फ़ारेनहाइट कहता है कि भाई साहब जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है मैं उस टेम्परेचर को मानूंगा, अपने नाम से एक यूनिट दूंगा, मैं बोलूंगा 212 फ़ारेनहाइट। कितना बोलूंगा? 212 फ़ारेनहाइट। यानी यहां से आपको एक बात पता लग रही है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके? 373 केल्विन के बराबर होता है किसके? 212 फ़ारेनहाइट के, 212 फ़ारेनहाइट के। ठीक है, ठीक है। तो भाई इतना तो पता लग गया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन बोला जाता है और 32 फ़ारेनहाइट या फिर 32 फ़ारेनहाइट बोला जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस को 373 केल्विन बोला जाता है या फिर 212 फ़ारेनहाइट बोला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, लोगों ने पूछा चलो भाई इतनी बात तो पता लग गई कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस को तुमने 0 डिग्री सेल्सियस में 273 फ़ारेनहाइट होते हैं, 273 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। तो एक बार बताओ हम कैसे निकालेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, कि 10 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, हम कैसे निकालेंगे? तुमने अपना नाम का स्केल तो बना दिया, हम कैसे निकालेंगे? तो केल्विन ने कहा कि भाई एक फॉर्मूला लिखो, केल्विन ने कहा कि एक फॉर्मूला लिखो, उससे आप बता सकते हो कि कितने डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या फॉर्मूला है वो? क्या फॉर्मूला है वो? उसने फॉर्मूला दिया क्या? C बराबर K बराबर C प्लस 273। क्या फॉर्मूला दिया? C प्लस 273 केल्विन।
केल्विन ने बोला कि देखो, अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है, सी का मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर, के का मतलब वो केल्विन में निकालना है। सी की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी सी की वैल्यू दे रखी है और आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जैसे उसने अपनी बात को समझाने के लिए बोला, जैसे सी की वैल्यू मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, अब आपको 10 डिग्री सेल्सियस में बताने कितने केल्विन होंगे। 10 डिग्री सेल्सियस में आपको बताने कितने केल्विन होंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या, के बराबर सी प्लस 273, के बराबर सी प्लस 273, तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, सी की जगह क्या रखोगे, 10 रखोगे कि नहीं रखोगे, सी की जगह क्या रखोगे, 10 रखोगे, 10 प्लस 273 यानी 283 केल्विन, 283 केल्विन। कहता है, लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत आसान है। कहते हैं कि क्या अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे। केल्विन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। सी की वैल्यू दे रखे, के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप जानते हो के बराबर होगा सी प्लस 273 के बराबर होता किसके, सी प्लस 273 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू दे रखे 5, तो सी की जगह रखोगे 5, 5 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 278 केल्विन के। किसके बराबर हो जाएगा, 278 केल्विन के। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं बच्चों, वो फटाफट सॉल्व करो, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करना सॉल्व। आपको बताना है कि सी की वैल्यू दे रखी है आपको, सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बताना है, किसमें बताना है, केल्विन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सी की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री सेल्सियस, आपको बताना है 80 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे। 3 क्वेश्चन है, फटाफट करिए, 3 क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। सेल्सियस में वैल्यू दे रखे, के की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, के बराबर होता है सी प्लस 273 के, यही होता है ना। के की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखे, 50, 50 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 323 केल्विन। कितना आ जाएगा ये, 323 केल्विन, यानी 50 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 323 केल्विन होते हैं। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको केल्विन में वैल्यू निकालनी है, भाई सेल्सियस में आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे सेल्सियस में यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी 50 डिग्री सेल्सियस, और आपको केल्विन में निकालनी है, तो आप क्या करो, 273 प्लस कर दो, बस 273 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 50 में 273 प्लस करोगे कितना आएगा, 323 केल्विन आ जाएगा। जैसे आपको बताना 80 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो आप क्या करो, 80 डिग्री सेल्सियस में मात्र 273 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या, के बराबर होता है सी प्लस 273, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 प्लस 273 किसके बराबर होगा, 80 प्लस 273 किसके बराबर होता है, यह आ जाएगा 3, 7 प्लस 8 5 और 1 15, 353 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 353 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि, ठीक है ना, 353 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस में बताओ कितने केल्विन होंगे। वैसे तो मैं आपको बता चुका था 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है कि नहीं होते, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे इस फॉर्मूले से भी बताओ, इस वाले फॉर्मूले से बताओ। आप जानते हो के बराबर होता है सी प्लस 273 के, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो के बराबर 0 प्लस 273, आंसर आ जाएगा 273 केल्विन। तो यहां से भी आपको पता लग गया 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। ठीक है, तो केल्विन को सेल्सियस में आपको बदलना आ गया। ऐसे ही सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, केल्विन को तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना आ गया आपको।
लेकिन केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा आपका। आपने देखा कि k बराबर होता है C प्लस 273 के, k बराबर होता है C प्लस 273 के। तो मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं C प्लस 273 बराबर होगा k के, कि भाई ये इधर लिख दिया मैंने, ये इधर लिख दिया, बात तो एक ही है। ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी और ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी, बात तो एक ही है। तो C प्लस 273 बराबर होगा k के, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस 273, k माइनस 273। यानी अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, किस में दे रखा है, केल्विन में आपको टेम्परेचर दे रखा है और आपको सेल्सियस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। वैसे ये इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, मैथमेटिक्स है, इस वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे कि भाई आपको क्या दे रखा था, अगर मान लो आपको k की वैल्यू दे रखी है और c की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप क्या करोगे, 273 को उधर ले आओगे, 273 को क्या ले आओगे, उधर ले जाओगे, तो c की वैल्यू आप आराम से आ जाएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पूछे, अगर आपकी मैडम आपसे पूछे, या मैडम या सर जो भी आपसे पूछे कि भाई बताओ 293 केल्विन में, 293 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, 293 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं। यानी k की वैल्यू आपको दे रखी है, c की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, c बराबर होता है k माइनस 273 के, होता है कि नहीं होता, c बराबर होता है k माइनस 273 के। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू डालो 293 माइनस 273, आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 293 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 293 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस होते हैं, है ना। वैसे अलग अलग फॉर्मूला ना ही याद करो तो अच्छा है, यही वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसी से भी आंसर आपका आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, फिर भी जिन बच्चों को कंफ्यूजन है मैं बता देता हूँ कैसा आ जाएगा आंसर। आपको k की वैल्यू दे रखी थी, देखो k बराबर होता है ना c प्लस 273 के, इसके बराबर होता है। आपको k की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 293 दे रखी थी ना। तो k की जगह क्या पुट करो आप, 293 वैल्यू आप पुट करोगे। c की वैल्यू निकालनी थी, तो c एज इट इज आ जाएगा, प्लस 273 एज इट इज आ जाएगा, है ना। अब 273 को मैं इधर लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 293 माइनस 273 की वैल्यू आ जाएगी c, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 293 में 273 जाएंगे, कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा c की वैल्यू, है ना। यही वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, है ना। तो इसी से आपके दोनों तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा तो भी आप कर दोगे, या सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो भी आप कर दोगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप बताओ 303 केल्विन में, 303 केल्विन में कितने सेल्सियस होंगे। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, k की वैल्यू 303 केल्विन दे रखी है, c की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 310 केल्विन में कितने सेल्सियस होंगे। चलो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको ये है, दे रखा है कि k की वैल्यू दे रखी है 303 केल्विन, c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, आप जानते हो k की वैल्यू होती है c प्लस 273, k की वैल्यू दे रखी है तो k की जगह वैल्यू पुट करो क्या, 303, c की वैल्यू निकालनी है तो c एज इट इज आ जाएगा, प्लस 273 मैंने ऊपर से उतार लिया, 273 इधर जाएगा तो माइनस करोगे कि नहीं करोगे, 303 माइनस 273 बराबर होगा c के। अब 303 में से
273 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 में 3 गए 0, 30 में से 27 गए 3, 30। आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस आ गया इसका आंसर। कि 303 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 303 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है 310 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं। तो आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, के बराबर होता है C + 273 के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 310। C की वैल्यू निकालनी है, C बराबर C + 273। 273 लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, सभी को पता है। तो इसको ऐसे लिखूंगा 310 - 273 बराबर होगा C के। अब 310 में 273 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 7 गए 3, 37 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस आंसर आपका आ जाएगा। यानी 310 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। कितने होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में बदलना आ गया होगा। आ गया ना बदलना, है ना। और एनसीईआरटी में आपको फ़ारेनहाइट में बदलना नहीं दिखा रखा, तो हम इतना ही रखेंगे, केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले से, के बराबर होता है C + 273 के। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्या, इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, किसे कहते हैं इवेपोरेशन, किस बला का नाम है इवेपोरेशन, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि भाई इवेपोरेशन होता क्या है। देखो भाई, आपने पढ़ा कि भाई जो पानी होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर गैस बनना शुरू होता है। आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैस बनना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प बनना यानी वेपर बनना शुरू हो जाता है। क्या ऐसा जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपर बनेगा, क्या ऐसा जरूरी है। देखो, जब आप देखते हो, जब आपके घर में पोछा लगता है, क्या लगता है, गीला पोछा लगता है, ये आपका फर्श है, गीला पोछा लगता है, तो आप देखते हो जो फर्श होता है वेट हो जाता है, वेट गीला हो जाता है फर्श। और थोड़ी देर बाद आप देखते हो जो पानी है फर्श पर पड़ा हुआ पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। सूख जाता है, सूखने का मतलब क्या है, पानी हवा में उड़ जाता है। हवा में पानी के उड़ने का मतलब क्या है, पानी वेपर बन गया। भाई हवा में पानी के उड़ने का मतलब क्या है, पानी वेपर बन गया, हाँ या ना। आप बताओ, क्या जो फर्श पे पानी था उसका टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस था। जब वो पोछे का, जब फर्श पे जब हमने पोछा लगाया था, जो ये पानी था फर्श पे, क्या इस पानी का टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस था, नहीं था। फिर भी पानी उड़ गया ना, फिर भी पानी वेपर बन गया ना, फिर भी पानी वेपर बन गया ना, बिना 100 डिग्री सेल्सियस के भी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा आप देखते हो कि जब आप कपड़े सुखाते हो, गीले कपड़े सुखाओगे, जब आप कपड़े सुखाते हो तो आप जब कपड़ों को ग्रिल पे सुखाते हो, ये मान लो कपड़ा है कोई, है ना, ये है कपड़ा, क्लोथ है, क्लोथ कपड़ा है। जब आप सुखाते हो कपड़ों को तो आप देखते हो 2-3 घंटे बाद कपड़ा अपने आप सूख जाता है। सूखने का मतलब क्या है कि कपड़े से पानी निकल जाता सारा का सारा, या ऐसा कह लो कपड़े का जो पानी है वो आसमान में उड़ जाता है। अगर पानी आसमान में उड़ गया तो कपड़ा सूख गया। कपड़ा सूखने का मतलब क्या है, पानी को आसमान में उड़ाना। भाई कपड़े सुखाने का मतलब क्या है, कपड़े के पानी को आसमान में उड़ाना, यही तो मतलब होता है कपड़ा सुखाना। तो जो कपड़ा होगा उसका पानी होगा वो क्या होगा, कुछ देर बाद पानी उड़ जाएगा, या ऐसा कह लो वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो आप बताओ जो कपड़े का पानी था क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बना है। अगर आप कपड़े को 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे तो कपड़ा तो जल जाएगा। आप देखते हो ना रूम टेम्परेचर पर ही
पंखे में ही पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, पानी वेपर बन जाता है। या एक और एग्जांपल लो, जैसे समुंदर होता है, समुंदर आपने पढ़ा होगा बचपन में, जो बारिश होती है कैसे होती है बारिश, जो समुंदर है, समुंदर के जो पानी होता है वो वेपर में बदलना शुरू हो जाता है। क्या बदलना शुरू हो जाता है, वेपर में बदलना शुरू हो जाता है, और ये वेपर आसमान में ऊपर जाते हैं, आसमान में ऊपर जाते हैं और बादल बन जाता है, और फिर कुछ देर बाद यही बादल बारिश करने लगता है और वापस समुंदर का पानी समुंदर में आ जाता है। पढ़ा है आपने बारिश कैसे होती है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? तो आप देख रहे हो क्या समुंदर का पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है? नहीं होता ना। यानी बिना 100 पर पहुंचे, बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे समुंदर का पानी वेपर बन गया। तो जब पानी बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, बिना 100 पर पहुंचे वेपर बन जाए, जब पानी बिना 100 पर पहुंचे वेपर बन जाए, उस प्रोसेस को कहते हम इवेपोरेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? इवेपोरेशन। जैसे फर्श पे पोछा लग रहा था, पोछा सूखा, तो वो क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ कि नहीं हुआ? समुद्र का पानी उड़ा आसमान में, ये क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ कि नहीं हुआ? कपड़े का पानी सूखा, यहां पर क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ इवेपोरेशन? क्योंकि यहां पर पानी बिना 100 पर पहुंचे वेपर बन गया। यहां पर पानी बिना 100 पर पहुंचे क्या बन गया, वेपर बन गया। जबकि जब आप पानी को गर्म कर रहे थे, जब पानी 100 पर पहुंच के वेपर बन रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग, कहते हैं बॉइलिंग। जब पानी 100 पर पहुंच के वेपर बने तो उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? जब भी कोई लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे वेपर बन जाए, जब भी कोई लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे वेपर बन जाए, उस प्रोसेस को कहता हूं इवेपोरेशन। समझ में आया? जैसे आप पोछा लग रहा था, यह पानी बिना 100 पर पहुंचे वेपर बन गया, समुद्र का पानी बिना 100 पर पहुंचे वेपर बन गया। कपड़े का जो कपड़े सूखे, कपड़े का जो पानी उड़ा बिना 100 पर पहुंचे पानी उड़ गया। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखो मेरे साथ। When a liquid converts into gas without reaching its boiling point, without reaching its boiling point, that process is called evaporation. That process is called evaporation. That process is called evaporation. और जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिनन है। क्या है ये? क्या है? सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस पे होता है इवेपोरेशन। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। जैसे समुद्र का पानी था, इवेपोरेट हो रहा था। क्या हो रहा था? इवेपोरेट हो रहा था। कौन सा पानी हो रहा था? अंदर वाला पानी हो रहा था कि सरफेस वाला पानी हो रहा था? इवेपोरेट। सरफेस वाला पानी होता है ना इवेपोरेट। इस वजह से कहते हैं ये सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस पर होता है। कपड़ा सूख रहा था, कपड़े के अंदर का पानी सूख रहा था कि कपड़े के सरफेस वाला पानी सूख रहा था? सरफेस वाला पानी सूख रहा था। सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, सरफेस पर ही होता है हमेशा। आप देखते हो, आप क्या करते हो, जब भी कहीं पानी इकट्ठा हो रहा होता है, जैसे बारिश के टाइम पर आपकी छत पे पानी इकट्ठा हो गया या कहीं फर्श पर पानी इकट्ठा हो गया, तो आप क्या करते हो, वाइपर से उस पानी को फैला देते हो। पानी मान लो जैसे ये फर्श है, आपका फर्श है, यहां पर ये पानी इकट्ठा हो गया, कुछ यहां पर क्या हो गया, पानी कुछ ना कुछ इकट्ठा सा हो गया, कुछ फर्श पर ये पानी पड़ा हुआ है। तो आप जानते हो कि अगर यहां पर इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस पर होता है, तो यहां से कोई कुछ इस तरह से पानी बाहर निकलेगा और पानी बहुत देर में सूखेगा। अगर आपने इस पानी को फैला दिया पूरे फर्श पर, अगर आपने फैला दिया इस पानी को, तो होगा क्या, इस पानी को अगर आपने फैला दिया कुछ इस तरह से,
फर्श पे, तो आप देखो कि सरफेस वाला पानी निकलेगा, सरफेस वाला पानी निकलेगा, तो यही पानी का जो इवेपोरेशन होगा वो बहुत तेज स्पीड से होगा, है ना। यहां पर कैसे हो रहा था, बिना जब पानी को आपने नहीं फैलाया था तो पहले ऊपर वाला पानी सूखेगा, पहले जो पानी के ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे वो आसमान में जाएंगे, जब ये ऊपर चले जाएंगे फिर जब नीचे वाले पार्टिकल्स होंगे फिर वो आसमान में जाएंगे, जब ये दूसरे वाले पे चले जाएंगे, जब फिर तीसरे वाले पार्टिकल्स होंगे, जो तीसरी लेयर वाले पार्टिकल्स होंगे वो आसमान में जाएंगे। तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाएगा। जबकि अगर आप इस पानी को फैला दो, बिल्कुल इस तरह से फैलाओ कि वो पानी सरफेस से बिल्कुल चिपक जाए, फ्लैट हो जाए बिल्कुल पानी, तो आप देखोगे पानी जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होता है हमेशा। तो हमने ये पढ़ा कि भाई जब भी कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर बिना पहुंचे गैस में बदल जाए, उस प्रोसेस को कहता हूं इवेपोरेशन, और ये सरफेस फिनोमिनन है। और हम इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा सकते हैं, इवेपोरेशन की दर को बढ़ा सकते हैं। रेट मतलब स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, इवेपोरेशन की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है बढ़ जाता है। देखो, लिखो मेरे साथ क्या बोल रहा हूं मैं। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन की मतलब वेपर बनने की स्पीड, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होने की स्पीड कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करती है। जैसे पहला होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी जल्दी जल्दी होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की स्पीड होगी उतनी ज्यादा होगी। यानी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी भी ज्यादा होगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ही कम होगा। अच्छा, मेरे पास कोई रुमाल था, रुमाल नहीं, कोई बड़ा सा कपड़ा था, बहुत बड़ा सा कपड़ा था, कोई चादर थी, कोई चादर थी, है ना, ये सिकुड़ी भी है चादर बिल्कुल, और गीली चादर है, ये चादर है ना। मैंने इसको धूप में रखा, मैंने इसको धूप में रखना चाहता हूं और मैं इसे सुखाना चाहता हूं। ये गीली चादर है, गीली चादर है, वेट चादर है। अगर मैं चादर को सुखाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चादर को फैला दूंगा तो आप देखोगे जितनी ज्यादा ज्यादा चादर फैली हुई होगी वो उतनी जल्दी सूखेगी। अगर मैं चादर को फैला दूं, कुछ इस तरह से फैला दूं, है ना, अगर मैं चादर को कुछ इस तरह से फैला दूं तो चादर उतनी ज्यादा जल्दी सूखेगी। क्यों सूखेगी? क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा जल्दी होगा। आपने नोटिस भी करा होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतनी ज्यादा जल्दी होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरे वाली भी ज्यादा होगी। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, कि भाई अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी होगी तो उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। अगर टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंड होगी तो उतना ही कम इवेपोरेशन होगा, पानी उतनी ज्यादा देर में सूखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बताओ, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि सर्दियों में जल्दी सूखते हैं? जल्दी बताओ, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि सर्दी में सूखते हैं? आप देखते हो कि गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं। जल्दी सूखने का मतलब क्या है, कपड़ों से जो पानी के वेपर्स होते हैं फटाफट उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होता है, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। कम टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन की स्पीड भी ज्यादा होगी, यानी सूखने की स्पीड भी ज्यादा होगी। सर्दी में कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि सर्दी में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो जो सूखने की स्पीड होगी, यानी जो इवेपोरेशन की जो स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी। इस वजह से सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं। तीसरा पॉइंट, इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? ये तीसरा डिपेंड करता है हवा की स्पीड पर। तीसरा डिपेंड करता है हवा की स्पीड पर, विंड स्पीड। विंड स्पीड, हवा की स्पीड पर ये डिपेंड करता है। हवा की स्पीड पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी, जो इवेपोरेशन होगा, ऐसे लिख दू ROF, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ROF लिख दिया मैंने, ROE, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। विंड स्पीड के जितनी ज्यादा हवा की स्पीड होगी, इवेपोरेशन की स्पीड यानी पानी के वेपर बनने की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जैसा आपने देखा होगा कि आपने जब कपड़े सुखाए, गीले कपड़े आपने सुखाए और हवा चल पड़ी, तो अगर हवा चल रही है तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं हवा में। या छोड़ो, जब स्टैंड होता है, स्टैंड, कपड़ों का स्टैंड होता है, कभी आप बाहर किसी वजह से सुखा नहीं पाते कपड़े, तो आपकी मम्मी क्या करती होंगी, कपड़े का स्टैंड अंदर कमरे में रखते होंगे और ऊपर पंखा चला देती होंगी। क्या कर देती होंगी, ऊपर पंखा चला देती होंगी। और आप देखते हो पंखा क्यों चलाती हैं? क्योंकि अगर हवा की स्पीड बढ़ जाए तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। यानी कुल मिला के इवेपोरेशन की आपकी मदर को भी नॉलेज होती है। कपड़े उतनी ज्यादा जल्दी सूखेंगे, अगर हवा की स्पीड बढ़ जाए तो कपड़े उतनी ज्यादा जल्दी सूखेंगे। ठीक है, चौथा जो फैक्टर होता है जिससे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर्स इन एयर। वाटर वेपर्स इन एयर। वाटर वेपर्स कब होते हैं हवा में? भाई बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा होते हैं। जो ह्यूमिडिटी होती है, जो हवा में जो पानी की जो मात्रा होती है, जो पानी की क्वांटिटी होती है, बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा होती है। आपने सुना होगा चिपचिपी जो गर्मी आती है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। कहते हैं ना, जब बारिश के बाद अगर गर्मी के बाद अगर बारिश हो जाए तो कहते हैं ह्यूमिडिटी हो गई बहुत ज्यादा। वाटर वेपर्स इन एयर, चिपचिपी गर्मी। वाटर वेपर्स इन एयर, हवा में जो पानी होता है उसको कहता है ह्यूमिडिटी। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ह्यूमिडिटी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ह्यूमिडिटी के। यानी जितनी ज्यादा हवा में ह्यूमिडिटी होगी, हवा में जितना ज्यादा पानी होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो उतना ही कम होगा। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम होगी। हवा में ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, जो इवेपोरेशन का रेट होगा यानी पानी के जो वेपर बनने की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। यही कारण है कि बारिश के टाइम पर होता क्या है, आपके कपड़े देर से सूखते हैं। बारिश के टाइम पर
आपके कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त बारिश के टाइम में क्या होता है, हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। हवा में क्या होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है, और इस वजह से आपके कपड़े देर से सूखते हैं बारिश के दिनों में, है ना। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। आप देखते हो कि गर्मी में ह्यूमिडिटी कम होती है, जैसा भी मौसम चल रहा है, कौन सा चल रहा है ये, अप्रैल वाला चल रहा है, अप्रैल महीना नहीं, मई वाला चल रहा है, मई। तो मई में क्या है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, कपड़े उतने ज़्यादा जल्दी सूखेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है ना। पहला कौन सा, सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है और कपड़े उतने ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है। इस वजह से गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मी में कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। जितनी तेज हवा की स्पीड होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी, हवा में ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो कुछ फैक्टर्स थे, हमने 4 फैक्टर्स पढ़े जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है।